हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज अकेडमी। और आज हम आए हैं एक नया सेशन लेके। इस सेशन में हम जो है आपका एनडीए 2021 का एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। और ये जो सेशन होगा ये आपका सेक्शन वाइज होगा। फॉर एग्जांपल आज जो हमने सेक्शन लिया है वो लिया है आपका पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो आपके एनडीए फर्स्ट और सेकंड जो हुए थे आपका 2021 में उसमें आए थे। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और एग्जाम्स को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम CDS के पेपर को देखेंगे जिसमें आपके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो लाइकवाइज ऐसी आपका ये सीरीज चलती जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आपका जो पार्टिसिपेशन होगा वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हो सकता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 is related to which one of the following states। आपको बताना है कि 35th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1974 में आया था कौन सी स्टेट से रिलेट करता है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है नागालैंड एंड द लास्ट इज अरुणाचल प्रदेश। ये आपका एनडीए 2021 का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है आपका सिक्किम। ओके, सो बेसिकली अगर हम 35th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें जो कि आपका 1974 में आया था, ये सिक्किम से कैसे रिलेट करता है। इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले तक इंडिया का जो स्टेटस था आपका सिक्किम के लिए वो था आपका एज अ प्रोटेक्टोरेट। हम एक तरीके से संरक्षक थे। और इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो सिक्किम है वो इंडिया जो आपका यूनियन है, इंडिया यूनियन में आपका पूरी तरीके से शामिल हो जाता है एज अ स्टेट। तो अब ये जो प्रोटेक्टोरेट का आपका स्टेटस था ये आपका खत्म हो गया। अब ये पूरी तरीके से हमारे अंडर पे स्टेट आ चुका है। ओके, तो 35th अमेंडमेंट एक्ट इस तरीके से आपका सिक्किम से रिलेट करता है। और ये भी याद रखिएगा कि सिक्किम में जो उस टाइम पे आपके हुआ करते थे वो थे आपके चोग्याल्स। और इसके बाद फिर आपका जो प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस था, इंडिया का जो सिक्किम के लिए प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस था वो आपका खत्म हो जाता है इसके थ्रू। और चोग्याल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में आपका 1974 के अराउंड पे आपका अग्रीमेंट होता है जिसके अंडर पे ये आपका देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन जस्टिशिएबल राइट। आपको बताना है कौन सा नॉन जस्टिशिएबल राइट है। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ अक्यूज्ड, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर बताना था इसमें कि नॉन जस्टिशिएबल कौन सा होगा, और इसका आंसर था आपका राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। देखिए, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जस्टिशिएबल राइट क्या होते हैं और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स क्या होते हैं। जब हम जस्टिशिएबल राइट्स की बात करते हैं तो हम उन राइट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू कैन रेज योर वॉइस, यू कैन फाइल इन द कोर्ट्स, ओके, यू कैन फाइल योर केस। तो इसका मतलब आप यहाँ पे मांग कर सकते हैं, आप मांग सकते हैं जस्टिशिएबल है, आप इसके लिए जस्टिस प्रोवाइड होगा और ये आपके जस्टिशिएबल राइट्स के अंदर। लेकिन वहीं जब हम नॉन जस्टिशिएबल राइट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें जस्टिशिएबल इसलिए कहेंगे कि अगर मान लीजिए स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कहा गया है कि वो आपका सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करेगा की कोशिश करेगा, इस तरीके की बात करी गई है, तो अगर स्टेट नहीं भी इसे करता है, स्टेट इसका वायलेशन भी कहीं पे करता है, तो आप स्टेट के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते। या फिर अगर कोई और भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपको बोला गया है कि आपको एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना है, आपको साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है, इस तरीके की चीज़ें बोली गई है, और आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इसको वायलेट कर रही हैं, तो आपके खिलाफ इसमें कोई भी आपको एक्शन नहीं देख सकते हैं। तो ये आपके नॉन जस्टिशिएबल है। और जस्टिशिएबल ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है और आपको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर की अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिशिएबल इन नेचर है, सो आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं और स्टेट भी बाउंड होगा इसके अगेंस्ट फिर एक्शन लेने के लिए। डन। तो यहाँ पे आपके जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स की बात हो गई। अब वापस से क्वेश्चन में चलते हैं। पहला जो स्टेटमेंट था, अगर हम इसको छोड़ते हैं, पहले दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम देखें तो आर्टिकल 23 और 24 जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट की बात करी गई है। दूसरा, राइट ऑफ एक्यूज्ड की जब हम बात करते हैं, तो आप
जब हम ये देखते हैं कि आप अगर मानो कि कोई एक्यूज है, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका एक्यूज होता है, एक आपका कन्विक्टेड होता है। एक्यूज मतलब जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, अभी साबित नहीं हुआ है। कन्विक्टेड मतलब जिसके ऊपर साबित हो चुका है। ओके, तो अब एक्यूज के पास कुछ राइट्स होते हैं, तो ये भी आपके फंडामेंटल, ये भी आपका जस्टिशिएबल इन नेचर होता है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो ये भी आपका सीधा सीधा फंडामेंटल राइट है, तो ये आपका जस्टिशिएबल होगा। नॉन जस्टिशिएबल आपका ये इसीलिए होगा क्योंकि ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, आर्टिकल 39 के अंदर, जहां पे ये कहा गया है कि जो स्टेट है, स्टेट कौन सा, आपका आर्टिकल 12 वाला स्टेट जो है, ये क्या करेगा, ये ऐसे एक्शंस लेगा कि लोगों के लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड आपका प्रोवाइड हो। सो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, इसीलिए आपका ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। देन अगला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट। आपको बताना है कौन सा इसमें से रिट नहीं है। पहला है मैंडेमस, दूसरा हेबियस कॉर्पस, तीसरा है सर्टेरी या फिर सिवरेबिलिटी। और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका सिवरेबिलिटी। ठीक, जब हम रिट्स की बात करते हैं तो ये आपके कुछ ऐसे कुछ टूल्स हैं जो कि दिए गए हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह का वायलेशन होता है तो आप इनको यूज कर सकते, इनको कोर्ट्स यूज कर सकता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो आपका मैंडेमस होता है, इसका मतलब होता है आपका वी कमांड। वी कमांड का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपका क्या होगा, जो कोर्ट होगा वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को क्या करेगा, वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को या पब्लिक ऑफिस को ये बोल सकता है, ये डायरेक्ट कर सकता है कि वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करे अच्छे से। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मैंडेमस प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। क्लियर। दूसरा इसमें जो आपका था उसका नाम था आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी का मतलब यहाँ पे होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर अनलॉफुल डिटेंशन किया है, अनलॉफुल डिटेन करा गया है, किसी को अनलॉफुली डिटेन किया गया है, इसका मतलब उन्हें लॉ के अगेंस्ट जाकर बंद किया गया है, डिटेन किया गया है, तो वहाँ पे फिर कोर्ट हेबियस कॉर्पस अब ये कर सकता है कि टू हैव अ बॉडी उनको कोर्ट में पेश किया जाए। अगला था आपका सर्टेरी। सर्टेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। सर्टेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होगा, आपका हायर कोर्ट आपके लोअर कोर्ट्स को ये बोलेगा कि वो अगर इन केस अगर वो एक्सेस जुरिडिक्शन का यूज़ कर रहे हैं या फिर वो अपने जुरिडिक्शन का यूज़ कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो उनको गाइड कर सकता है, वो उनको ऑर्डर कर सकता है, बता सकता है। सो ये तीनों आपकी रिट में आती हैं, लेकिन जो आपका सिवरेबिलिटी था ये रिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, राइट टू बी कन्फर्ड विद द टाइटल्स, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपका पहला इसमें जो आंसर होगा, पहले वो बता देते हैं, आंसर था इसमें सी। तो अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो आपका आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका ये लेके आए थे, कौन से ईयर में। दूसरा, जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 में इसकी बात करी गई है, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 के अंदर ये बोला गया है कि आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा। डन। यहाँ पे ये गलत इसलिए है क्योंकि टाइटल्स कन्फर्ड करने के लिए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करी गई है आपका आर्टिकल 18 के अंदर। तो आर्टिकल 18 के अंदर ये कहा गया है कि हम टाइटल्स का एबोलिश करेंगे जिससे क्या हो, आपकी इक्वालिटी बनी रहे लोगों के बीच में। डन। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला था आपका टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, दूसरा टू गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन, तीसरा टू डिफाइन द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और लास्ट था आपका टू क्रिएट द कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। आपको बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या नहीं है इसमें से, और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका ए। बहुत ऑब्वियस आंसर था, क्योंकि जब आप इसमें बात करते हैं कि टू गारंटी सेट ऑफ राइट्स टू द सिटीजन, आप देखते हैं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात करी गई है। वो बताता है कि आपके सिटीजन के पास क्या राइट है। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो इनकी बात करिए। फिर ये आपका पावर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स को डिफाइन करता है। एग्जैक्टली आपके जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, इनकी पावर्स को डिफाइन करता है। तीसरा आपका जो लास्ट था, टू क्रिएट अ कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। बिल्कुल ऐसी आपको कंडीशंस बताई जाती हैं जिससे एक जस्ट सोसाइटी हो, जस्टिफाइड सोसाइटी हो, जहाँ पे जस्टिस हो। फर्स्ट वाला गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका गुड पीपल,
और आप कभी नहीं देखोगे कि टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल, इस तरीके की चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं मिलती हैं। इम्प्लाइड हो सकती हैं लेकिन आपको ये डिफाइन नहीं मिलता, ये फंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का बताने का। वो ये बता सकता है कि सिटीजन के पास राइट है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं और क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपको गुड पीपल को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट, which one of the following is not a feature of the Constitution of India? It provides a set of basic rules. It specifies the power of the government. It is a supreme law of land. It specifies the supremacy of the judiciary. और ये बहुत ऑब्वियस था, इसमें आपको फीचर नहीं पूछा गया था और आपका आंसर था इसमें डी। पहला देखते हैं, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ही आपके प्रोवाइड करे जाते हैं। दूसरा था, इट स्पेसिफाई द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये बताता है कि गवर्नमेंट की पावर कहाँ तक है, कितनी पावर है, क्या उसमें लिमिटेशंस है, क्या उनके पास एडवांटेजेस हैं। तीसरा, इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम माना जाता है यहाँ पे, तो ये भी ठीक था। इट जस्ट स्पेसिफाई द सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, नो ये आपका गलत हो जाता है, सुप्रीमेसी किसी की स्टैब्लिश नहीं होती है यहाँ पे। देन अगला सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इट हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. It shall receive such remuneration as the President may determine. It shall be qualified to be appointed as a judge of Supreme Court. It shall give advice to the government on all the legal matters. पहला कह रहे हैं कि उस अटॉर्नी जनरल के पास पावर है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एज अ ऑडियंस बैठ सकता है। दूसरा, जो रिमुनरेशंस होते हैं वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। तीसरा, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड द लास्ट, ही शुड ओनली गिव एडवाइस टू दी गवर्नमेंट, ही शुड गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट इन ऑल लीगल मैटर्स। आपको इनकरेक्ट बताना था और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका ए, क्योंकि ओनली यहाँ पे गलत है। अब देखिए एक बार फिर से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात करी गई है। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। ये जो काम करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी एज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देन इनका जो टर्म है वो भी फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया, नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तभी हमने बोला कि ये आपके प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं। देन उसके बाद जो ऑर्डर, जो आपका ऑडियंस का इनका राइट है, ये इनको इंडिया के सारे कोर्ट्स में, तो जहाँ पे आपको ऑप्शन में था कि ओनली सुप्रीम कोर्ट, वो आपका गलत हो जाता है, सारे कोर्ट्स में बैठ सकते हैं। इवन ही हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट और टू बी एन ऑडियंस इन पार्लियामेंट, लेकिन नो वोटिंग राइट्स, कोई इनको वोटिंग राइट नहीं होंगे वहाँ पे। देन वापस से क्वेश्चन में आते हैं। पहला तो हमने बता दिया गलत है। दूसरा, अभी हमने पीछे देखा कि रेमुनरेशन वगैरह प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। तीसरा, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफाई होना चाहिए। और लास्ट, गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करेगा क्योंकि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर। और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये आपका पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और आपका ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो फीचर है ये आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आपका स्पेन से इसको डिराइव किया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपका बेसिकली होता यह है कि स्टेट को कुछ गाइडेंस बताई जाती है कि स्टेट किस तरीके से लॉ मेकिंग करेगा ताकि वो आपका सोसाइटी या वेलफेयर स्टेट की तरफ को बढ़े। देन अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया? और आपके ऑप्शंस थे आर्टिकल 14 and 15, 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका ए। अब जब हम बात करते हैं कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन की, तो बाकी तो आपके दूर दूर तक ऑप्शंस पे नहीं है।
ये आपका आंसर इसलिए होगा क्योंकि आर्टिकल 14 के अंदर ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस तरीके से इसमें बात करी जाती है। 15 के अंदर क्या है कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करी जाती है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस किस ग्राउंड्स में बात करी जाती है? आपके इसमें दिए गए हैं रिलीजन, आप रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस के बेस पे नहीं कर सकते हैं, कास्ट के बेस पे नहीं कर सकते हैं, सेक्स के बेस पे नहीं कर सकते हैं, ओके, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका ये वाला इक्वालिटी को प्रमोट करता है। अगला देखते हैं, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है। The word socialist secular were not originally part of the constitution. The preamble state the objects of the constitution of India. Next है आपका the preamble is enforceable in a court of law. And last था आपका a republic feature to the people as a source of all authority under the constitution. और इसका जो आंसर था, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आपका सी इसमें होगा कि preamble is enforceable in a court of law. ये आपका एनफोर्सेबल के उसमें नहीं आता है। और अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन वाइज जा सकते थे। पहला आपका बिल्कुल ठीक है। जब हम 42nd अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं 1976, इसमें आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड फ्रेटर्निटी। तो इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, प्रियम्बल आपका ये बताता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा। तो जिस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट फीचर्स दिखते हैं, सेक्युलर फीचर भी दिखते हैं, तो प्रियम्बल एक तरीके से आपको ओवरव्यू दिखता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा। तीसरा जो था, अ रिपब्लिक रेफर्स टू अ पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी, ओके। बाकी ऑप्शंस आपके बिल्कुल ठीक थे, ये आपका इसमें बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहला था आपका स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल। दूसरा था स्पीकर विल कास्ट अ वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द हाउस। अगला था आपका स्पीकर विल हैव पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। एंड द लास्ट वाज स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग टिल देयर इज अ कोरम। और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बी, क्योंकि स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जस्ट इन केस अगर आपका एक तरीके से टाई होता है तो तब यहाँ पे आपका कोई मतलब प्रॉपर डिसीजन नहीं पता चल रहा है कि कौन से वो क्या है, तब यहाँ पे आपका जो स्पीकर का होता है वो कास्टिंग वोट होता है। डन। बाकी बिल्कुल ठीक है, प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल। दूसरा, स्पीकर विल हैव पावर टू मेंटेन दी ऑर्डर। स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग टिल देयर इज अ कोरम। कोरम मींस यहाँ पे एक सफिशिएंट नंबर चाहिए होता है मीटिंग्स को स्टार्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A 4A of the Constitution of India, fundamental duties, suspension of fundamental rights, special powers of the governors, writs। और इसका आंसर था आपका ए, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपका अरेस्ट वाइल यूएसएसआर से लिया गया था इसका कॉन्सेप्ट, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपका ये ऐड किया गया था पार्ट 4 में, पार्ट 4A में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ आर्टिकल 51A। डन। तो यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से आपके सिटीजन की भी कुछ ड्यूटीज हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए एग्जाम के साथ और उसके नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।